1994 में कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सर्गी मोनास्ट पेंटागन, नासा और यूनाइटेड नेशंस के एक सीक्रेट एलियन इन्वेशन प्लान को लोगों के सामने लेकर आए, जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बीम, जो कि एक 4 स्टेप प्लान है न्यू एज रिलीजन और डिक्टेटरशिप को स्थापित करने का। मोनास्ट का कहना था कि न्यू एज रिलीजन न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट का फाउंडेशन है और बिना इसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होगा, जिस वजह से ब्लू बीम प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इस ब्लू बीम प्रोजेक्ट की पहली स्टेप है इंजीनियर्ड अर्थक्वेक्स, हॉक्स डिस्कवरीज एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल नॉलेज, यानी वो पृथ्वी की कुछ प्रिसाइज लोकेशंस पर आर्टिफिशियल अर्थक्वेक बनाकर वहाँ से कई छुपी हुई चीज़ें खोज कर निकालेंगे और लोगों के सामने नई नई डिस्कवरीज करेंगे। वो जानकारियाँ और खोज इस तरह की होगी कि सभी देशों के लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों को सदियों से मिसइंटरप्रिटेट कर गलत समझा हुआ था। इस फर्स्ट स्टेप को लेकर यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि वो अर्थक्वेक एक दो जगह पर नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में आएंगे, जहाँ साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल टीचिंग के रहस्य पहले से ही दबे हुए हैं। इसके बाद आती है इस प्रोजेक्ट की दूसरी स्टेप, द बिग स्पेस शो इन द स्काई, जिसमें आसमान में 3 डायमेंशनल ऑप्टिकल होलोग्राम्स, साउंड और लेज़र प्रोजेक्शन का इस्तेमाल होगा, जिसे वो सैटेलाइट से प्रोजेक्ट करेंगे लगभग 60 माइल्स की ऊंचाई पर। और वो सारी सैटेलाइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम से कोऑर्डिनेट की जाएगी दुनिया के कई हिस्सों में, जिसमें सभी देशों के लोगों को ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे जो कुछ भविष्यवाणियों और घटनाओं की तरफ इशारा करेंगे, जिससे वो खुद से सत्यापित भी करेंगे। इस दौरान वो ट्रैक्टर बीम का भी उपयोग करेंगे, जो ढेर सारे लोगों को उठाकर ले जाएगी, जिसे अधिकतर लोग एंड टाइम रप्चर के नज़रिए से देखेंगे। पर वास्तविकता में वो सब वैसे ही किया जाएगा जैसा ग्रे एलियंस अपने ह्यूमन अबडक्शंस में करते हैं, लोगों को बिस्तर से लेविटेट कर उड़ाकर अपनी मदरशिप में ले जाने के लिए। इसके बाद इन घटनाओं और रहस्यों को लेकर दुनिया भर में हलचल पैदा हो जाएगी और इसे सभी अपने रिलीजन से जोड़कर देखने लगेंगे, जिसे बाद में सही से एक्सप्लेन करने के लिए जीसस, मोहम्मद, बुद्धा और कृष्णा के प्रोजेक्शन का इस्तेमाल होगा, जो आसमान में मर्ज होकर एक नए मसीहा का रूप ले लेगा, जो हमें बताएगा कि ये सभी धर्म इंसानों को आपस में जोड़ने की बजाय उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने में इस्तेमाल होते रहे हैं। इसलिए अब हमें इन पुराने धार्मिक विचारों को समाप्त कर एक होकर नए विश्व धर्म के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, इस नए युग में इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इन सभी घटनाओं को सभी देश एक बड़ा धोखा समझ लेंगे और इसके लिए वहाँ के पॉलिटिशियन और धार्मिक गुरु एक दूसरे को दोषी ठहराने लगेंगे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सामाजिक और धार्मिक अव्यवस्थाएं फैल जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों धार्मिक और कट्टरपंथी लोगों की भीड़ एक हिंसक और शैतानी रूप ले लेगी और ये घटनाएं विश्वव्यापी अराजकता और उथल फुथल को अंजाम दिलवाएगी। इस नए यूनिवर्सल रिलीजन और न्यू मसीहा के खिलाफ प्रतिरोध लोगों को युद्ध की ओर ले जाएगा, जो इतने बड़े लेवल पर इंसानी जीवन को हानि पहुंचाएगा जिसकी पूरे मानव इतिहास ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मोनास का कहना है कि ये जानबूझकर बनाई स्टेज घटनाएं और भविष्यवाणियां न्यू वर्ल्ड रिलीजन के लिए फाउंडेशन का काम करेगी और इन सब घटनाओं में सबसे समझदार और विद्वान व्यक्ति भी आसानी से धोखा खा जाएगा। इसके बाद आती है इस ब्लू बीम प्रोजेक्ट की तीसरी स्टेप, इलेक्ट्रॉनिकली ऑग्यूमेंटेड टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। ये एक तरह की आर्टिफिशियल थॉट कम्युनिकेशंस रेस होगी, जो सैटेलाइट से एक्सट्रीम लो फ्रिक्वेंसी और वेरी लो फ्रिक्वेंसी वेव्स में हर व्यक्ति के दिमाग में डाली जाएगी, जो उनकी सोच को पढ़कर उनसे बातें करेगी और उन्हें अच्छा महसूस करवाएगी। इस आर्टिफिशियल टेलीपैथिक चैनलिंग को अधिकतर लोग अपने भीतर भगवान की आवाज़ समझ लेंगे, क्योंकि ये सब उन्हें वैसा ही महसूस होगा जैसे भगवान उनसे बातें कर रहे हों। पर वास्तविकता में वो सैटेलाइट रेस से एक सुपर कंप्यूटर से बातें कर रहे होंगे, वो कंप्यूटर जिसके पास पृथ्वी के हर इंसान का डाटा, उसकी भाषा और सोचने का तरीका होगा, जो फ्रीक्वेंसी रेस से उसकी सोच में आर्टिफिशियल थॉट्स पैदा कर सकेगा। और इस तरह की आर्टिफिशियल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज 1970 से एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में जेम्स सी लिन ने अपनी बुक माइक्रोवेव ऑडिटरी इफेक्ट एंड एप्लीकेशन में बताया हुआ है कि कैसे ऑडिबल वॉइसेस को माइक्रोवेव बीम्स के जरिए
डायरेक्टली दिमाग में डाला जा सकता है बिना आसपास किसी को पता लगे। साथ ही ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बीम्स दिमाग में सेंसरी डिप्रीवेशन को भी पैदा कर सकती है, जिसमें व्यक्ति की नॉर्मल सोचने समझने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, यानी वो हिप्नोटाइज स्टेट में रह सकता है। और ऐसे भी कई एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जिसमें माइक्रोवेव बीम्स बॉडी की मसल्स को भी कंट्रोल कर सकती है, जिसे उन्होंने मेंढक के दिल की धड़कन को कंट्रोल करके प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से वो इंसानी चेस्ट को भी पेनिट्रेट कर उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें एक्साइटमेंट या हार्ट अटैक पैदा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि उन्होंने इस सब्जेक्ट और इंसानी दिमाग और शरीर को लेकर कई सालों की रिसर्च कर रखी है और इन सब बायोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ और ह्यूमन ब्रेन के डाटा को अपने एडवांस कंप्यूटर्स में फीड कर रखा है। साथ ही उन्होंने इंसानी कल्चर, संस्कृति, भाषा और बोलियों के डाटा को भी अपने कंप्यूटर में डालकर एक न्यू मसीहा नाम का ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम बना रखा है। तो उस कंप्यूटर नेटवर्क के लिए पॉपुलेशन के मन में भगवान बनकर बात करना, उनके दिमाग में किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्स को पैदा करना, चमत्कार दिखाकर उनके शरीर को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। उन्होंने ऐसी कई टेक्नोलॉजीज़ पहले ही बना रखी है जो अंधे को दिखा सकती है, बहरे को सुना सकती है, लंगड़े को चला सकती है और कई खतरनाक बीमारियों को ठीक कर सकती है बिना किसी ड्रग और सर्जरी के, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज की मदद से। इसके बाद आती है इस ब्लू बीम प्रोजेक्ट की फोर्थ स्टेप, यूनिवर्सल सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन विया इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके 3 अलग अलग ओरिएंटेशन और डायरेक्शन है। जिसके पहले डायरेक्शन में वो जनसंख्या को बताएंगे कि दुनिया की मेजर सिटीज़ में ऑफ वर्ल्ड एलियन इन्वेशन अटैक होने वाला है, जिसके रिएक्शन में दुनिया के सारे देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उनकी तरफ टारगेट कर देंगे। पर इसके बाद में ये बातें सामने लाई जाएगी कि वो एलियन इन्वेशन एक गलत फहमी थी या फिर वो जानकारियाँ नकली थी, जिस वजह से यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट सभी देशों को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर करने और डिसआर्म करने के आदेश दे देगी। इसके दूसरे डायरेक्शन में रिलीजन की एंड टाइम स्टोरी इस्तेमाल होगी, जिसमें जनसंख्या को आपदाओं और ज़मीन पर छोड़े गए राक्षसों से बचाने के लिए दूसरी दुनिया के एलियन सिविलाइजेशंस पृथ्वी पर आएंगे। पर इसके पीछे उनका वास्तविक गोल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में उत्पन्न हो रही बाधाओं को एक झटके में साइड करना होगा, क्योंकि वो समस्याओं के समाधान की आड़ में उनके ऑब्जेक्टिव्स पर काम कर रहे होंगे। इसके तीसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक और सुपरनेचुरल फोर्सेस का इस्तेमाल होगा, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स, फोन लाइंस, इलेक्ट्रिकल केबल्स और होम अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स से सुपरनेचुरल फोर्सेस को सभी के अंदर पेनिट्रेट कर डाल देंगे, क्योंकि उस समय तक सभी के अंदर चिप डल चुकी होगी, जिस वजह से जनसंख्या पागलपन और उन्माद की तरफ धकेल दी जाएगी और वो उन्हें सुसाइड, मर्डर और परमानेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डुबा देगा, जो मेरे ख्याल से एक माइंड कंट्रोल ज़ोंबी फ्रीक्वेंसी अटैक होगा जो उनके दिमाग को हाईजैक कर लेगा। इसके बाद मोनास ने ये लाइन यूज़ करी है, आफ्टर द नाइट ऑफ 1000 स्टार्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन विल बी रेडी फॉर न्यू मसीहा टू रिस्टेब्लिश ऑर्डर एंड पीस एट एनी कॉस्ट। या नाइट ऑफ 1000 स्टार का मतलब 1000 तारों वाली रात से नहीं है, बल्कि ये शायद एक क्रूर हिंसक परिस्थिति से संबंधित है, जिससे थक हार कर दुनिया की जनसंख्या शांति और व्यवस्था की पुनः स्थापना के लिए तैयार हो जाएगी, अपनी आज़ादी और अधिकार को त्याग कर किसी भी कीमत पर। मोनास के मुताबिक ये सब घटनाएं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिजास्टर के बाद शुरू होगी, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कैश को लेकर आएंगे, सभी तरह की पेपर और प्लास्टिक मनी को रिप्लेस करने के लिए, जिसको लोगों पर फोर्स किया जाएगा ताकि लोग हार्ड फिजिकल सेविंग की ओर ना बढ़े, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर लोगों के पास खुद का पैसा रहेगा तो वो उनके सिस्टम पर डिपेंडेंट और निर्भर नहीं रहेंगे और वो उनके खिलाफ विरोध कर सकेंगे। इसके विपरीत अगर लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर और टूटे हुए रहे तो कोई भी उनके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा और पेपर करेंसी और फिजिकल मनी का अस्तित्व आसानी से गायब हो जाएगा। पर इसे दुनिया भर में लागू करने के लिए दुनिया में सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक पैसा और उसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करने वाले साधनों की आवश्यकता होगी। मोनास का कहना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सभी देशों के कानूनों में पहले ही बदलाव कर चुका है और लोगों को उनके सिस्टम पर डिपेंडेंट बना चुका है, जिस वजह से अगर कोई भी इसकी प्रोसेस में विरोध और ख़राबी पैदा करता हुआ पाया गया तो वो उसको उनके सिस्टम की मदद से इरेडिकेशन कैंप्स में डाल देंगे, जहां वो लोगों को स्लेव लेबर यानी गुलामों जैसा यूज़ करेंगे
उनकी बॉडी पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर वो उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेच देंगे। तो ओवरऑल इन सब प्लानिंग का मेन गोल एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप को बनाना है जो प्लेनेट पर मौजूद हर व्यक्ति को अपने टोटल कंट्रोल में रख सके। अंत में मोनास्ट कहते हैं कि अगर आप ये सब देख नहीं सकते तो आप इससे सीख नहीं सकते, और अगर आप ये सब समझ नहीं सकते तो आप, आपका परिवार और आपके सभी दोस्त शमशान घाटों की भेंट चढ़ा दिए जाएंगे जो पृथ्वी के हर स्टेट और सिटी में आप जैसे लोगों से निपटने के लिए बना दिए जाएंगे। इस तरह के टोटलिटेरियन पुलिस स्टेट में कोई भी सेफ नहीं रहने वाला है। सर्गी मोनास्ट। ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद 1995 में मोनास्ट के 2 बच्चों को गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्हें नेटवर्क ऑफ प्रोहिबिटेड इन्फॉर्मेशन नाम के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया, जहां अगले दिन वो हार्ट अटैक से मर गए। अब वो हार्ट अटैक से मरे या मारे गए ये आप खुद से समझ सकते हैं। तो ये है असली ब्लू बीम एलियन इन्वेजन स्क्रिप्ट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का फाइनल कार्ड, जिसके बारे में मोनास्ट ने 1994 यानी लगभग 30 साल पहले बता दिया था। उस वक्त जब लोगों के पास घरों में टीवी और कंप्यूटर भी नहीं थे, तब मोनास्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, माइंड कंट्रोल बीम और 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी को लोगों के सामने लेकर आए थे, जिसे लोगों ने बकवास और मनगढ़ंत कहानी कहकर नकार दिया था। पर वास्तविकता अब हमारे सामने है। हम इन घटनाओं के ना केवल नज़दीक है, बल्कि हम ये सब अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप ये सब जानकर इसे वैसा ही होता हुआ देखते हैं और उनके नैरेटिव और एजेंडा में फंसते हैं, या आप इस गेम को समझकर उनकी इस डिक्टेटरशिप वाली टाइमलाइन से बचकर निकलते हैं।